छत्तीसगढ़ स्टेट की सबसे प्रचलित अर्बन लेजेंड है टोन्ही, जिसके बारे में आपको कई सारी डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। ये ऐसी औरत होती है जिसकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो उसे और उसके परिवार को खून के आंसू रुला सकती है। इसके बारे में छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले सभी लोग जानते होंगे। आज की ये डरावनी कहानी भी इसी टोन्ही पर बनी है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है दुर्ग से करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव की। अमावस की काली रात थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रात के ठीक 12 बजे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोई जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के बाकी लोग भी उठ गए और अपने अपने घरों से बाहर निकले। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या हो गया, ये औरत ऐसे क्यों रो रही है। औरतें उस रोती हुई औरत के पास गई जो अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को देखते हुए चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। तो उस औरत ने रोते हुए कहा कि उसका बच्चा मर गया। ये सुनकर सभी औरतों के दिल बैठ गए। कुछ आदमी उसके घर के अंदर गए, जहां उन्होंने देखा कि उस औरत का बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारे खरोंचने के निशान बने हुए थे। उसके मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था और वो दम तोड़ चुका था। उसे क्या हुआ था ये सब जानते थे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। 2 दिन बीते उस बात को। गांव के चौराहे पर बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे भैया, हमारे हाथ में कुछ हो तो हम कुछ करेंगे ना। अब हम टोन्ही से तो नहीं लड़ सकते। जितने उपाय पता थे सब करके देख लिए, लेकिन ये टोन्ही पता नहीं क्या चाहती है। आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है इसकी वजह से। सब उसकी बात से सहमत थे। तभी 15 साल का एक बच्चा उसके पास भाग कर आया और बोला, दादा, परसों माया दीदी की शादी है, इसलिए कल के दिन गांव वाले हवन करवा रहे हैं ताकि टोन्ही शादी के दिन किसी को कुछ नुकसान न पहुंचा सके। आपको सरपंच जी ने घर बुलाया है कुछ काम से। जैसे ही उस बच्चे ने उन्हें ये बात बताई, बूढ़े काका तुरंत सरपंच के घर चल दिए। सरपंच ने उन्हें एक लिस्ट दी और उनसे ये सारा सामान इकट्ठा करने को कहा जिसकी ज़रूरत हवन के समय में पड़ने वाली थी। बूढ़े काका लिस्ट लेकर वहाँ से चले गए। फिर आया हवन का दिन। दोपहर के समय गांव के चौराहे पर एक छज्जा लगा दिया गया था और करीब 3 बजे के आसपास सारे गांव के लोग हवन के लिए इकट्ठे हो गए थे। जो साधु हवन कर रहे थे उन्होंने माया की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि उस पर कोई संकट ना आए। हवन पूरा होने में 4 से 5 घंटे लग गए। करीब 8 बजे के आसपास लोग अपने अपने घर प्रसाद लेकर जा रहे थे। माया भी अपने भाई के साथ घर जा रही थी कि तभी उसने गांव में एक कार को आते हुए देखा। वो कार चौराहे पर ही रुकी और उसमें से दिव्या नाम की एक लड़की बाहर आई जो माया की सहेली थी और दुर्ग में रहती थी। माया और दिव्या 2 साल पहले दुर्ग में ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और दोनों अच्छी सहेलियां थी, इसलिए माया ने उसे भी अपनी शादी में इनवाइट किया था। माया उसे देखकर खुश हो गई और उसे अपने साथ घर ले गई। जब वो लोग माया के घर के सामने पहुँचे तो दिव्या ने देखा कि माया के घर को चारों तरफ से लाल धागे से बांधा जा रहा था और ज़मीन पर चारों तरफ आटे की रेखा खींची जा रही थी। दिव्या ने माया से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो माया ने उसे सच नहीं बताया, बल्कि ये कह दिया कि ये गांव के कुछ रिचुअल्स हैं। उसने दिव्या से ये भी कहा कि एक बार घर के अंदर जाने के बाद उसे शादी होने तक बाहर नहीं आना है। दिव्या को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन माया की शादी थी। सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और दिव्या माया को तैयार कर रही थी। बारात आने का समय लगभग हो गया था। रात के 11 बजे हुए थे उस समय। सभी बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें ढोल और शहनाई की आवाज़ सुनाई दी और सबको पता चल गया कि बारात आ चुकी है। दिव्या भी एक्साइटेड होकर बाहर गई और देखने लगी कि लोग बारात का स्वागत कैसे कर रहे हैं, लेकिन तभी उसे बारात के पीछे
दूर में एक औरत खड़ी नजर आई जिसने शॉल ओढ़ रखी थी। वो काफ़ी दूर थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी दिव्या को माया ने बुला लिया, इसलिए वो उस औरत के बारे में भूल गई और अंदर चली गई। बारात घर के अंदर आई। आंगन में ही मंडप सजाया गया था और शादी की रस्में शुरू हो गई थी। तभी दिव्या की नज़र उसी शॉल वाली औरत पर गई जो घर के बाहर आटे की रेखा के पास खड़ी हुई थी, जबकि बाकी सब लोग घर के अंदर आंगन में थे। दिव्या को वो कुछ अजीब लगी, इसलिए वो बाहर उस औरत के पास गई। लेकिन जब वो बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढने के चक्कर में उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उसके घाघरे से आटे की वो लकीर मिट गई थी। वो वापस मंडप के पास चली गई और माया के पास बैठ गई। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और सब दूल्हे और दुल्हन की जोड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माया भी बहुत खुश लग रही थी, लेकिन नरेंद्र को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसको बहुत पसीने आने लगे थे और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो अचानक उठ के खड़ा हो गया और बाकी सब उसको देखकर हैरान हो गए। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हो गया है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सेहरा उतार कर हवन की आग में फेंक दिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। फिर नरेंद्र अपने ही बाल नोचने लगा और चिल्लाने लगा। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और सब उसकी हरकत देखकर डर गए थे। सब बोल रहे थे कि क्या हो गया है। तभी एक लड़के ने गांव वालों को बताया कि किसी ने बाहर आटे की रेखा को मिटा दिया है। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माया भी घबरा गई थी। वो नरेंद्र को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नरेंद्र ने उसका ही बाल पकड़ लिया और बुरी तरह से उसके चेहरे को नोच डाला। माया दर्द में जोर से चिल्लाई। आसपास खड़े सब लोग ये सारा मंजर चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन सबकी सांसें अटक चुकी थी। दिव्या ने माया को छुड़वाया और उसे नरेंद्र से दूर ले गई। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? क्या किया है ये तुमने? नरेंद्र किसी पागल की तरह गुस्सा दिखा रहा था, चिल्ला रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने पीछे से नरेंद्र के हाथों को पकड़ लिया और उसे एक खंभे से बांध दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर छुड़ा नहीं पाया। दिव्या ने माया से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो माया ने उसे बताया कि उसके गांव में एक टोनी है जो लोगों की खुशियों को नज़र लगा देती है और लोगों की जान भी ले लेती है। ये सुनकर दिव्या को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी। फिर सरपंच ने कहा, हाँ बिटिया, ये सच है। 2 दिन पहले ही एक बच्चे को नोच कर मारा है टोनी ने। उससे पहले भी मौतें हुई है यहाँ। इसलिए तो शादी से पहले हमने कल यहाँ हवन रखा था, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो। दिव्या ने नरेंद्र की बिगड़ती हालत देखी, लेकिन फिर भी उसे गांव वालों की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, नरेंद्र को हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। माया ये सब देखकर सदमे में चली गई। वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके चलते उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। दोनों परिवारों में मातम छा गया। दिव्या शॉक थी। सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर वो डर गई थी। तभी सरपंच ने कहा, सच है कि टोनी कभी किसी की खुशियाँ नहीं देख सकती। 2 और जिंदगियाँ छीन ली उसने, न जाने और कितनी जाने लेगी। दिव्या ये सुनकर कहने लगी कि अगर उन्हें पता है कि ये सब टोनी करती है, तो वो लोग कुछ करते क्यों नहीं। तब सरपंच ने उसे टोनी की कहानी सुनाई और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। 2 साल पहले एक औरत रहती थी यहाँ, बांझ थी वो। ससुराल वालों को उसका अंश नहीं दे पाई, तो उन्होंने उसे जलाकर मार डाला और अपने बेटी की दूसरी शादी करवा दी। तब से इस गांव में जब कोई अच्छा काम होता है तो वो औरत यानी कि टोनी अपनी नज़र लगा देती है। 2 दिन पहले जिस बच्चे की मौत हुई, उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था उसी रात को, लेकिन टोनी ने उस परिवार की खुशियों में आग लगाने के लिए उस बच्चे को मार दिया। अब तो इस गांव को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तुम भी जितनी जल्दी हो सके चली जाओ, वरना तुम्हें भी कहीं कुछ ना हो जाए। दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जाना नहीं चाहती थी, माया के अंतिम संस्कार में रुकना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे वहां रहने से मना कर दिया। इसलिए उसी रात को दिव्या वहां से अपने घर लौट गई।
उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।